नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है और यहां पर दोनों पार्टियां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। हालांकि इस समय पूरे देश में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आसाम में तो हो भी चुका है, लेकिन 4 राज्य जो हैं उनकी चर्चा बहुत कम हो रही है भारत में। मात्र एक राज्य पश्चिम बंगाल है, उसको लेकर के भारत के हर एक नागरिक के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल इतना महत्वपूर्ण हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां पर साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा करके देख लें 2014 से अभी तक, तो वो किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये अन्य राज्यों में की है, तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि कैसे भी करके, चाहे हमें क्यों न खरीद फरोख्त करना पड़े, क्यों न सारी संस्थाओं को लगा करके एक विपक्ष की जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है बंगाल में टीएमसी, को हाईजैक करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस बार सत्ता हासिल करनी है। इसी सिलसिले में कल रात दिल्ली से आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर आरोप है कि कोयला घोटाला से लेकर के तमाम जो पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए हैं उसमें इनके हाथ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के अभी तक तमाम राज्यों में तमाम नेताओं के ऊपर घोटालों का, चोरी का आरोप लगा चुकी है, केस दर्ज करा चुकी है, तमाम नेताओं को तो जेल में बंद भी कर चुकी है, लेकिन ये मामला उसका कोर्ट में ठहरा नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री, उस समय अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला का आरोप लगाकर उनको जेलों में बंद कर दिया गया। वहां के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल में बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल में बंद कर दिया गया था। तो तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में बंद कर दी थी। वहीं झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक समय इन लोगों ने जेल में उठा करके बंद करने का काम किया था, लेकिन इन लोगों का कोई भी आरोप कोर्ट में ठहरता नहीं है। ये लोग सबूत दे नहीं पाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हैं तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनका दुरुपयोग करके ये झूठा लांछन लगाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर, ताकि पब्लिक में उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है, इसके नेता जो हैं कि पूरी तरीके से राजा हरिश्चंद्र हैं, 1 रुपए के इनके ऊपर घोटाला का आरोप नहीं है, ना ही बलात्कार का आरोप है, ना ही भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में जितने करप्ट नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने बलात्कारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने दंगाई हैं, उतना विपक्ष की किसी भी पार्टी में आप लोगों को नहीं मिलेगा। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भ्रष्टाचार के में आया था। शारदा नारदा केस में वो जेल जाने वाले थे, आप सबको पता होगा, लेकिन 2015 में वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थाम लेते हैं कि उनको जेल न जाना पड़े, और भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम के रूप में मुख्यमंत्री बनाती है आसाम का। और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा किस प्रकार से एक समुदाय विशेष के ऊपर आए दिन टिप्पणी करता रहता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल शिवेंदु अधिकारी का नाम भी नारदा शारदा केस में आया था। ये तो कैश लेते हुए इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन इसको भी जेल जाने का डर सताने लगता है। और 2020 के लास्ट में ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, बस इसलिए कि इसको जेल न जाना पड़े, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जांच न बैठाए, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और इसको नेता प्रतिपक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी इनाम देती है। ऐसे तमाम नेता हैं देश में। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वहां के स्वर्गीय अजीत पवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उप मुख्यमंत्री भी थे, उनके ऊपर ही नरेंद्र मोदी 9,000 करोड़ रुपए का नहर घोटाला का आरोप लगाए थे, लेकिन उनके साथ हाथ मिलाते हैं
उसके बाद गठबंधन में सरकार ही नहीं बनाते हैं बल्कि उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम भी बना देते हैं। तो तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी में जा करके अपना दाग धुलने का काम करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में इन दोनों लड़ाई बहुत ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कैबिनेट के तमाम मंत्री, सारे राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबको पश्चिम बंगाल में उतार दिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जितने भी नेता टीएमसी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके भाषणों में आप सबको केवल 2-3 चीज ही सुनाई देता होगा। पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठिया और तीसरा ये जो एक विशेष समुदाय है पश्चिम बंगाल में जिसकी जनसंख्या लगभग 32 से 37% है, उसके नाम पर ये लोग हिंदुओं को डरा करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपने भाषणों में ये नहीं बताते हैं कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए बंगाल में आए थे उसको केंद्र सरकार अभी तक कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर पाई है, कितने घुसपैठियों को पकड़ करके उनको बांग्लादेश रिटर्न भेजा है, या कितने घुसपैठियों को पकड़ करके उनको शेल्टर होम में रखा है। इसका जवाब अभी तक ना ही नरेंद्र मोदी दे पा रहे हैं, ना ही अमित शाह दे पा रहे हैं, और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों आए हुए हैं बंगाल में चुनाव प्रचार करने, और वहां पर नोएडा जल रहा है। कल नोएडा में आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे दंगा फसाद हो गया था। लगभग 10,000 मजदूर सड़कों पर उतर करके नोएडा में उत्पात मचाए थे, सरकारी गाड़ी फूंक दिए, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारा। लेकिन उसके बारे में इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि इनको पश्चिम बंगाल जीतना है। अपना उत्तर प्रदेश जल जाए, उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करें, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको पश्चिम बंगाल जीतना है, इनको ममता बनर्जी को हराना है। लेकिन इनके भाषणों में आप ये नहीं सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश किस स्थिति से गुजर रहा है। ये यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर के। लेकिन उन्नाव कांड आप सबको याद होगा कि इस प्रकार से एक लड़की को पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है और आरोपी जो होता है, और आरोपी अब नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको कोर्ट द्वारा सजा दी जा चुकी है, वो मुजरिम है, वो भाजपा का था, कुलदीप सेंगर, आप सबको याद होगा किस प्रकार से उस लड़की के पूरे खानदान को मरवा देता है और भारतीय जनता पार्टी उसको बर्खास्त तक भी नहीं करती है। जब पूरी तरीके से घिर जाती है, पूरे तरीके से जब लास्ट में यह मैटर पहुंच जाता है, तब उसको बर्खास्त किया जाता है। तब ये नारी सुरक्षा इनको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है, लेकिन बंगाल में आकर के योगी आदित्यनाथ नारी सुरक्षा की बात करेंगे, बंगाल में आकर के ये रोजगार की बात करेंगे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, उनको वहां पर रोजगार का टेंशन नहीं है। बंगाल में आकर के योगी आदित्यनाथ कल और कारखाने की बात करेंगे, यहाँ की युवाओं को नौकरी रोजगार की बात करेंगे। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में 2017 से लेकर के अभी तक कितने कल कारखाना उत्तर प्रदेश में नए खुले हैं उसका विवरण इनके पास नहीं है। अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कितने रोजगार दे चुके हैं अभी तक, इसका डेटा अभी तक योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी आकर के बंगाल में घुसपैठियों की बात करेंगे, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की बात करेंगे, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर बात करेंगे। लेकिन बंगाल में कल कारखाना कितने आएंगे, यूनिवर्सिटी कितनी खुलेंगी, हॉस्पिटल कितने खुलेंगे, गरीबों के उत्थान के लिए क्या काम होगा, गरीबों को इलाज के लिए क्या काम होगा, इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको काम नहीं करना है। इनको केवल हिंदू मुसलमान करना है और मुसलमानों के नाम पर डरा करके हिंदुओं का वोट लेकर के सत्ता में आना है। केवल वही घिसा पिटा भाषण 2021 का ये लोग दोहरा रहे हैं। 2021 में भी ये लोग चिल्ला चिल्ला कर पूरे बंगाल को ये समझा रहे थे कि यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई तो यहाँ पर हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को पलायन कर जाना होगा, पश्चिम बंगाल से जितने भी यहाँ पर रोटी रोजगार के लिए आए हुए लोग हैं उनको अपने प्रदेश लौट जाना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल ना बांग्लादेश बना,
ना ही पश्चिम बंगाल से कोई भी बेरोजगार जो यहाँ पर रोजगार करने आया है वो पलायन करता है, और ना ही यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर कोई ऐसी जो है कि आघात हुआ है जिससे वजह से हिंदू डर करके अपने घर को लौट जाए। हाँ, छोटी मोटी घटना होती रहती है और वो हर प्रदेश में होती है, कोई नई चीज नहीं है। सरकार बखूबी उसको कंट्रोल करती है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होता है, और ये तमाम जगह पर होता है। कोई ये पश्चिम बंगाल नया नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल में ही होता है। बांग्लादेश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब वहां के हिंदुओं को जला दिया जा रहा था, मार दिया जा रहा था, उनके घरों को फूंक दिया जा रहा था, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा था, वहां पर साधु संतों को अरेस्ट कर लिया जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी के मुंह में एक शब्द नहीं था कि उसका विरोध किया जा सके। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके बारे में विरोध करेंगी? क्या वो प्रधानमंत्री है देश की? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को अब उठा करके पश्चिम बंगाल में ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उसको पता है कि इसका हश्र 2021 से भी खराब होने वाला है। 2021 में तो ये लोग रोते गाते 77 सीट तक पहुंचे थे, लेकिन 2026 में ये लोग उससे भी नीचे आने वाले हैं। ये लोगों को बहुमत केवल पेपर पत्रिका और कुछ न्यूज मीडिया है वहां पर इन लोगों को मिल रहा है। पिछली बार भी पेपर पत्रिका और न्यूज मीडिया में ये लोग 200 पार कर रहे थे, इनको बहुमत मिल रहा था, ये सरकार बना रहे थे। वही कहानी फिर रिपीट कर रहे हैं ये लोग पेपर पत्रिका में इतने पैसे दे रहे हैं, मीडिया न्यूज वालों को इतना पैसा दे रहे हैं कि इनको बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में बताया जाता है, इनको बहुमत दिलाया जाता है। चिल्ला चिल्ला के कुछ मीडिया एंकर इनको बहुमत दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इनकी सरकार बन रही है। लेकिन जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो उसी 2 मई का पुनरावृत्ति होगा जब इनको फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचार कर रही है, क्या यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कल कारखाने, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहिए? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।